नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 12 की आरोह अंतरा भाग 2 जो विशेष हिंदी की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 12 प्रस्तुत कर रहे हैं, जो गद्य खंड से संबंधित है। 11 तक के जो अध्याय है वो पद्य खंड से संबंधित है और 12 से शुरू होने वाले अध्याय गद्य खंड से संबंधित है। तो आज हम इसका पहला और दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं। पहले अध्याय के जो रचयिता है वो रामचंद्र शुक्ल है। पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी को होता है और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी को होती है। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में होता है और इनकी शुरुआती शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी और फारसी में हुई थी। इनकी विधिवत शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई थी। बाद में उन्होंने स्वाध्याय द्वारा संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी के प्राचीन तथा नवीन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन किया। कुछ समय तक वो मिर्जापुर के मिशन हाई स्कूल में चित्रकला के अध्यापक रहे। सन 1905 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के निर्माण के कार्य में सहायक संपादक के पद पर नियुक्त होकर काशी आ गए और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक बने थे। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे और इसी पद पर कार्य करते हुए यहीं इनका निधन हो गया था। काशी उनकी कर्मस्थली रही है। आचार्य शुक्ल हिंदी के उच्च कोटि के आलोचक, इतिहासकार और साहित्य चिंतक माने जाते हैं। विज्ञान, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान, साहित्य और समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित लेखों, पुस्तकों के मौलिक लेखन, संपादन और अनुवादों के बीच से उनका जो ज्ञान संपन्न व्यापक व्यक्तित्व उभरता है वह बेजोड़ है। उन्होंने भारतीय साहित्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और हिंदी आलोचना का नया स्वरूप विकसित किया। हिंदी साहित्य के विकास को व्यवस्थित करते हुए उन्होंने हिंदी कवियों की सम्यक समीक्षा की तथा इतिहास में उनका स्थान निर्धारित किया। आलोचनात्मक लेखन के अलावा उन्होंने भाव और मनोविकास संबंधी उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की। शुक्ल जी गद्य शैली के विवेचनात्मक माने जाते हैं। शुक्ल जी की जो गद्य शैली है वो विवेचनात्मक मानी जाती है, जिसमें विचारशीलता, सूक्ष्म तर्क योजना तथा सहृदयता का योग मिलता है। व्यंग्य और विनोद का प्रयोग करते हुए वे अपनी गद्य शैली को जीवंत और प्रभावशाली बनाते हैं। उनके लेखन के विचारों में दृढ़ता, निर्भीकता और आत्मविश्वास की एकता मिलती है। उनका शब्द चयन और शब्द संयोजन व्यापक है, जिसमें तत्सम शब्दों से लेकर प्रचलित उर्दू शब्दों तक का प्रयोग दिखाई देता है। अत्यंत सारगर्भित, विचार प्रधान, सूत्रात्मक वाक्य रचना की गद्य शैली की बड़ी विशेषता मानी जाती है। आचार्य शुक्ल की अक्षय कीर्ति का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जो बाद में परिष्कृत और संशोधित रूप में पुस्तककार प्रकाशित हुआ। उनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, जिसके 4 खंड और रस मीमांसा आदि माने जाते हैं। इनके अलावा उन्होंने जायसी ग्रंथावली एवं भ्रमरगीत सार का संपादन किया था तथा उनकी लंबी भूमिका लिखी थी। संस्मरणात्मक निबंध प्रेमचंद की छाया स्मृति में शुक्ल जी ने हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने आरंभिक रुझानों का बड़ा रोचक वर्णन किया है। उनका बचपन साहित्यिक परिवेश से भरा पूरा था। बाल्यावस्था में ही किस प्रकार भारतेंदु एवं उनके मंडल के अन्य रचनाकारों, विशेषतः प्रेमघन के सानिध्य में शुक्ल जी का साहित्यकार आकार ग्रहण करता है, उनकी अत्यंत मनोहारी झांकी यहाँ प्रस्तुत हुई है।
प्रेमचंद के व्यक्तित्व ने शुक्ल जी की समवयस्क मंडली को किस तरह प्रभावित किया, हिंदी के प्रति किस प्रकार आकर्षित किया तथा किसी रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण आदि से संबंधित पहलुओं का बड़ा चित्ताकर्षक चित्रण इस निबंध में किया गया है। इस अध्याय के प्रमुख शब्दार्थ और टिप्पणियां। उत्कंठा का अर्थ होता है लालसा, बेचैनी। आवृत होता है ढका हुआ या घेरा हुआ। लत्ता प्रतान होता है लत्ता का फैलाव या लत्ता तंतु। परिणत होता है अन्य रूप में बदला हुआ, परिणाम या रूपांतर को प्राप्त। मुख्तार होता है अधिकार प्राप्त व्यक्ति, व्यक्ति विशेष के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का अधिकारी या एजेंट। अमला होता है कर्मचारी मंडल। वाकिफ होता है जानकार या परिचित। वक्रता होता है टेढ़ापन या कुटिलता। परिपाटी होता है सिलसिला या रीति। अपभ्रंश है प्राकृत भाषाओं का परवर्ती रूप जिनसे उत्तर भारत की आधुनिक आर्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। चित्ताकर्षक होता है मन को आकर्षित करने वाला। उक्ति का अर्थ होता है महत्वपूर्ण कथन। वृत्तांत होता है घटना का विवरण। वाकिफ जानकार, परिणत अन्य रूप में बदलना। अमला होता है कर्मचारी वर्ग। मुख्तार होता है अधिकार प्राप्त व्यक्ति। भावुकता होती है दयालु होने की अवस्था या भाव प्रवणता। प्रेम घन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध जो है, इस निबंध में किसका वर्णन मिलता है, तो हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने आरंभिक रुझानों का। लेखक व उनकी बाल मंडली दर्शन करने गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी जी के दर्शन करने गई थी। लेखक को उनके पिता ने एक आदमी के साथ बारात में भेजा। कहाँ पर? काशी में। उर्दू भाषी लोग लेखक जैसे हिंदी भाषी लोगों को क्या कहते थे, तो वो निस्संदेह कहते थे। बद्री नारायण चौधरी का तकिया कलाम था क्यों साहब। हर बात पर वो क्यों साहब बोलते थे। खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की कविता रचित की। ये बद्री नारायण जी पर कवि वामनाचार्य गिरी ने ये कविता रचित की थी। लेखक व उनके सहपाठी मित्रों लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना व भगवान दास मास्टर ने क्या रचित की, उर्दू बेगम नाम से विनोदपूर्ण पुस्तक। बद्री नारायण जी नागरी भाषा में मिर्जापुर को मिर्जापुर लिखते थे, जिसका अर्थ है मीर का अर्थ तो लक्ष्मी, जा का अर्थ समुद्र और पुर का अर्थ पुत्री। तो इसी के साथ ये अध्याय तो समाप्त हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक के जो अनिवार्य और विशेष हिंदी है उसके सभी अध्यायों के गद्य भाग से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से 12 तक, चाहे वो अनिवार्य हिंदी हो चाहे वो ऐच्छिक हिंदी हो, सभी के पद्य से संबंधित जितने भी अध्याय हैं उनका हिंदी अनुवाद सहित आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। अध्याय नंबर 2 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। इनका जीवन काल 1883 में जन्म और 1922 में देहांत। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ है। गुलेरी जी बहुभाषाविद माने जाते थे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। इतनी भाषाओं को जानने के कारण उनको बहुभाषाविद कहा गया है। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय रहा है। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में रही है। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव माने जाते हैं। पहला है समालोचक जो 1903 से 1906 ईस्वी तक, फिर मर्यादा 1911-12, प्रतिभा 1918-20 और नागरिक प्रचारणी सभा 1920 से 22। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया है।
उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियाँ सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था ये भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी को गुलेरी जी का पर्याय ही माना जाता है। गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 ईस्वी तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहासकार दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के प्राचार्य बने। यहाँ इस पुस्तक में सुमिरन के मन के जो नाम से 3 लघु निबंध है। सुमिरन के मन के नाम से 3 लघु निबंध, एक बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। ये इस पाठ्य पुस्तक में दिए गए। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उनके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा हो। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। तीनों निबंध समाज की मूल आवश्यकताओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर रूप से विषय परिवर्तन करने वाली है। शब्दार्थ हैं वार्षिकोत्सव, सालाना जलसा। वार्षिकोत्सव में संधि कौन सी है? इसका विग्रह हो जाएगा वार्षिक धन उत्सव। यहाँ ए की ध्वनि आ रही है और यहाँ ऊ की ध्वनि। ए और ऊ दोनों मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, तो ये क का को हो जाएगा और ये ऊ हट जाएगा तो ये वार्षिकोत्सव बन जाएगा। ये होता है गुण स्वर संधि में, तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नुमाइश होता है प्रदर्शनी दिखावा। कोल्लू होता है तेल निकालने की मशीन जिसमें बेल बांधकर तेल निकाला जाता है। याव जन्म मतलब जीवन भर। ये कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। उल्लास, खुशी या हर्ष। कुर्सीनामा, राज की अवधि। कान ढलकाकर मतलब कान खोलकर, ये क्या है? मुहावरा है। दृष्टांत उदाहरण टंटा, झंझट या संकट। घड़ी साजी होता है घड़ी बनाने की कला या घड़ी मरम्मत करने का गुर तरीका। गुर होता है तरीका या उपाय। मर्चेंट ऑफ वेनिस होता है ये क्या है? ये है शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक। पोर्शिया है शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका। प्रतिमूर्ति होता है प्रतिमा या उसके ही जैसा। अक्कड़बाज होता है करने वाला या अपने फैसले को ही सही मानने वाला, अपने आगे किसी की भी न मानने वाला। जस होता है यश या कीर्ति। मिट्टी के डगले होता है मिट्टी के ढेले। जो शब्दार्थ वहाँ नहीं है वो यहाँ देख लेते हैं। नुमाइश, प्रदर्शनी। प्रवृत्ति होता है आदत। विस्मित होता है अचंभित। कृत्रिम होता है बनावटी। पक होता है प्रतिषेध, प्रतिबंध या दोष। प्रतिमूर्ति, प्रतिमा। अकड़, ऐंठ। बूझना, जानना। बकौल, कथनानुसार मतलब कथन के अनुसार। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। वेदी, मंडप। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र।
पाठशाला के वार्षिकोत्सव में मिस्टर हादी के कोल्लू की तरह दिखाया जा रहा था प्रधानाध्यापक के एकमात्र 8 वर्षीय पुत्र को। भीड़ ने बालक के अद्भुत ज्ञान को देखकर उसका लक्ष्य से पूछा तो उसने बताया कि मैं यावत जीवन लोक सेवा करूंगा। यावत जीवन दीर्घ स्वर संधि है तो इसका विग्रह हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि नहीं, ये व्यंजन संधि है, इसका विग्रह हो जाएगा यावत धन जीवन। तो ये तय का क्या बन जाएगा, जय बन जाएगा आगे वाले के अनुसार। तो ये व्यंजन संधि है। और समास पूछें तो अव्ययी भाव समास। बालक ने पुरस्कार स्वरूप मांगने की इच्छा की लड्डू। घड़ी के पूज्य लेख में प्रकट किया गया धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को। धर्म की गहराई को जानने के लिए व्यक्ति को होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, घड़ी साज की तरह उसको होना चाहिए। किसी वस्तु की आंतरिक त्रुटि को दूर करने का काम किसका है, वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का। लेखक को धोखा कब होता है, जब व्यक्ति को विरासत में कुछ मिलता है तो उसको वह प्रयोग करना नहीं आता और दूसरों से वह मदद लेना नहीं चाहता। तो ये अध्याय नंबर 2 भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।